बच्चों, स्वागत है मेरे नए वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 फिजिक्स का लेसन नंबर 9 के एक नए टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। और आज का जो टॉपिक होगा वो होगा प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था प्रकाश का परावर्तन क्या है, दर्पण क्या है, कितने प्रकार के होते हैं, इन सारी बातों के बारे में डिस्कस किया था। और आज हम लोग प्रकाश के अपवर्तन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, प्रकाश के कई गुणों के बारे में आपने पढ़ा था। पहला तो ये कि प्रकाश जो है तरंगों के माध्यम से संचरण करती है। दूसरा, प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गति करती है। तीसरा, प्रकाश जिस तरंग के माध्यम से संचरण करती है उस तरंग को विद्युत चुंबकीय तरंग या फिर अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं। प्रकाश जो होता है निर्वात में भी गति कर सकता है या किसी माध्यम में भी गति कर सकता है। प्रकाश के आधार पर हमने माध्यम को 3 भागों में बांटा था, पारदर्शी, अल्पपारदर्शी और अपारदर्शी। ये सारी बातें हमने क्लियर कर दिया था। आज का जो टॉपिक है हमारा प्रकाश का अपवर्तन। तो देखिए, हमने आपको ये भी बताया था कि प्रकाश जो है किसी भी माध्यम में गति कर सकती है, ठोस, द्रव या गैस, तीनों में गति करती है। अब प्रकाश का अपवर्तन क्या है? तो जब प्रकाश किसी एक समांगी माध्यम से दूसरे समांगी माध्यम में जाती है तो उसकी गति और दिशा दोनों बदल जाती है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। वही चीज लिखी गई है, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में, आप ऐसा कर सकते हैं जब प्रकाश की किरण एक समांगी माध्यम, यहाँ पे समांगी शब्द जोड़ लीजिएगा, से दूसरे समांगी माध्यम, समांगी का मतलब हो गया सारे अंग समान, ये नहीं कहीं ज्यादा कहीं कम, बिल्कुल अच्छे से एक जैसा। तो जब भी प्रकाश की किरण किसी एक समांगी माध्यम से दूसरे समांगी माध्यम में जाती है तो उसकी गति और दिशा दोनों बदल जाती है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ठीक है, अब देखिए, जैसे मान लीजिए यह जो है अंतरा पृष्ठ है। अंतरा पृष्ठ का मतलब इसी लाइन के थ्रू दो माध्यम जो होते हैं अलग अलग किए जाते हैं। ठीक है, ऊपर वाला माध्यम कुछ और है और लाइन के नीचे वाला माध्यम कुछ और है, इसलिए इसको हम लोग कहेंगे अंतरा पृष्ठ। ठीक है, कोई लाइट जो है इस तरह से आ रही है और यहां पे, ठीक है, यहां पे हमने एक लंब खींच दिया। ये लंब है, बिल्कुल सीधी लाइन होती है लंब, थोड़ी भी टेढ़ी नहीं होनी चाहिए। ये हमारा लंब हो गया, लंब कहिए या अभिलंब कहिए। इसको कहेंगे माध्यम 1 और इसको कहेंगे माध्यम 2। ठीक है, अब ये तो अंतरा पृष्ठ हो गया। जैसे ही लाइट यहां पे आती है अब दूसरे माध्यम में प्रवेश करेगी, तो दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो आपने तो ये पढ़ा है कि लाइट हमेशा सीधी रेखा में गति करती है, यही ना होता है, लाइट जो होता है हमेशा सीधी रेखा में गति करती है। तो अगर लाइट सीधी रेखा में गति करती है तो उसको इस तरीके से जाना चाहिए था, ऐसे। आ रही बात समझ में? अगर लाइट बिल्कुल सीधी रेखा में गति है तो लाइट ऐसे आती है और ऐसे चली जाती है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। लाइट जो होती है, ये माध्यम 1 हो गया और यह जो है माध्यम 2 हो गया। तो जब भी लाइट अंतरा पृष्ठ पर टकराती है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में आती है, तो वो क्या होती है, थोड़ी सी टेढ़ी हो जाती है, ऐसे टेढ़ी हो गई लाइन। ठीक है, यह जो है हमारा एन डैश, जिसको हम लोग अभिलंब कहेंगे, नॉर्मल कहेंगे। ठीक है, और यह जो लाइन है ए और यह जो है बी। ठीक है, और यह वाले एंगल को हम लोग कहते हैं आई, आपतन कोण, सॉरी आपतित किरण और अभिलंब। ये आपतित किरण है और ये अभिलंब है। ठीक है, तो इसको हम लोग कहते हैं कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है उसी को हम लोग आपतन कोण कहते हैं। ठीक, अब
अगर लाइन बिल्कुल सीधी गई रहती तो ये पूरा आर बन गया रहता, जिसको हम लोग अपवर्तन कोण कहते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, ये परावर्तित किरण हो गई और यह तो है अभिलंब हो गया, तो इसको हम लोग आर बोलते हैं। आर का मतलब हो गया अपवर्तन कोण। और यह जो एंगल बना हुआ है इसको हम लोग कहते हैं डेल्टा। डेल्टा का मतलब हो गया विचलन कोण। जितने डिग्री के कोण से लाइन जो हो रही है टेढ़ी हो जा रही है, उसी को हम लोग कहते हैं विचलन कोण। डेल्टा को कहेंगे विचलन कोण, ठीक है। तो एंगिलाई जो है आपतन कोण, एंगिलार अपवर्तन कोण, अपवर्तन कोण, और डेल्टा जो है विचलन कोण, विचलन कोण। और ये विचलन कोण का मान किसके बराबर होता है? आई माइनस आर के। डेल्टा जो है एंगल आई माइनस एंगल आर के बराबर होता है। तो ये है प्रकाश का अपवर्तन। अब आप ये कह रहे हैं कि जब प्रकाश किसी एक माध्यम से दूसरे एक समांगी माध्यम से दूसरे समांगी माध्यम में जाती है तो उसकी गति और दिशा दोनों बदल जाती है। इस घटना को हम लोग क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे लाइन ऐसे आई, उसको सीधा ये रास्ता जाना था, लेकिन लाइन क्या हो गई? मुड़ गई। मुड़ गई मतलब उसकी दिशा बदल गई। मुड़ना का मतलब दिशा ही ना बदला है, और क्या। तो लाइन मुड़ी है मतलब प्रकाश की जो किरण आ रही है वो जिस रास्ते से आ रही थी उस रास्ते में न जाके दूसरे रास्ते से चली जा रही है, यानी उसकी दिशा जो है बदल गई है, ठीक है। अब दिशा भी बदलने के दो तरीके हैं। पहला ये कि दिशा किस तरह से बदलती है, ये माध्यम पर डिपेंड करता है, माध्यम के अपवर्तनांक पर निर्भर करता है। अगर प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो वह अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। आ रही बात समझ में? अगर प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में आती है तो वह अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, और अगर सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो वह अभिलंब से दूर हट जाती है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। आप ये भी कह सकते हैं कि जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो विरल माध्यम में जाती है तो अभिलंब से दूर हटती है, और सघन माध्यम में आती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। आप ये भी लिख सकते हैं। तो ये तो दिशा में परिवर्तन हो गया, दिशा परिवर्तित हो गई। गति कैसे बदलती है? तो जब प्रकाश विरल माध्यम में जाती है तो उसकी गति बढ़ जाती है, और जब प्रकाश सघन माध्यम में जाती है तो उसकी गति घट जाती है, ठीक है। अब ये विरल माध्यम क्या है और सघन माध्यम क्या है? तो देखिए जितने भी माध्यम होते हैं सबका अपना 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 अपवर्तनांक होता है। जैसे आपने पढ़ा होगा हीरे का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है, यानी हीरा जो होता है सबसे कठोर पदार्थ माना जाता है क्योंकि उसका अपवर्तनांक सबसे अधिक है, ठीक है ना। हीरा का अपवर्तनांक सबसे अधिक है, इसका मतलब यही है कि हीरा सबसे कठोर पदार्थ है। अब अपवर्तनांक का ये मतलब होता है कि जिस अणुओं और परमाणुओं से मिलकर वह पदार्थ बना है वो कितने करीब करीब है और कितने दूर दूर हैं। जैसे आपने पढ़ा होगा ठोस द्रव गैस, ठोस का अपवर्तनांक अधिक होता है। क्यों? क्योंकि उसके जो अणु और परमाणु होते हैं उनके बीच दूरी बहुत ही कम होती है, ना के बराबर होती है। मान लीजिए ये ठोस है आपका, इसके अणु परमाणु इस तरह बिल्कुल उनके बीच दूरी जो होती है ना के बराबर होती है, इस तरीके से, इस तरीके से। तो इसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। द्रव में क्या होता है, बीच की दूरी थोड़ी बढ़ जाती है, तो परमाणुओं के बीच की दूरी बढ़ रही है ना,
तो अपवर्तनांक घट रहा है। और गैस में क्या होता है, परमाणुओं के बीच की दूरी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है इस तरीके से। तो ये सॉलिड है, ठोस है, यह जो है द्रव है और यह जो है गैस है। तो ठोस का अपवर्तनांक सबसे अधिक है, द्रव का थोड़ा उससे कम है और गैस का बहुत ही कम है। गैस का अपवर्तनांक सबसे कम होता है। तो अपवर्तनांक की बात समझ आई कि अपवर्तनांक क्या है? कि किसी भी पदार्थ का अपवर्तनांक ज्यादा है, इसका मतलब यह है कि उसके अणु परमाणु जो है काफी चिपके चिपके हैं, उनके बीच की दूरी बिल्कुल कम है या नहीं है। किसी पदार्थ का अपवर्तनांक बहुत ही कम है, मतलब उनके अणु और परमाणु जो है उनके बीच की दूरी काफी ज्यादा है। तो यही बात यहां पर भी है। तो ठोस जो है इसके अणु परमाणु के बीच की दूरी बहुत ही कम है, तो यह जो होगा सघन माध्यम माना जाएगा, सघन माध्यम। ठीक है। गैस जो है विरल माध्यम माना जाएगा। आ रही बात समझ में? गैस का मतलब आप हवा ले लीजिए, हवा गैस है तो वह विरल माध्यम है, और हवा के सापेक्ष जिसकी भी तुलना की जाएगी वह सघन माध्यम हो जाएगा। मतलब हवा विरल माध्यम है, उसके सापेक्ष जो भी रहेगा वो सारे के सारे सघन माध्यम माने जाएंगे। हवा जो है विरल माध्यम है, अगर इसके सापेक्ष हम लोग जल ले लें तो जल के जो है हवा के सापेक्ष सघन माध्यम हो जाएगा। अगर हम हवा ले लें और कांच का एक टुकड़ा ले लें तो हवा के सापेक्ष जो कांच का टुकड़ा है वो सघन माध्यम होगा, और हवा जो है वो क्या हो जाएगा, विरल माध्यम हो जाएगा। तो आप क्या देख रहे हैं, सघन माध्यम में अणु और परमाणु के बीच की दूरी बहुत ही कम है, विरल माध्यम में अणु और परमाणु के बीच की दूरी बहुत ही ज्यादा है, या कहा जाए ठोस से ज्यादा है। तो जब प्रकाश सघन माध्यम में आती है तो उसकी गति बढ़ जाती है, और जब प्रकाश विरल माध्यम में गलत हो गया, जब प्रकाश सघन माध्यम में आती है तो उसकी चाल जो होती है, उसकी गति जो होती है वो घट जाती है, और जब प्रकाश विरल माध्यम में जाती है तो उसकी गति, उसकी चाल जो होती है बढ़ जाती है। अब ऐसा क्यों होता है? तो ये उसके अपवर्तनांक पर निर्भर करता है। अभी हमने बताया अपवर्तनांक क्या है, उनके अणुओं और परमाणुओं के बीच की दूरी है। अभी हम लोग इसको किताबी भाषा में समझाएंगे, लिखेंगे, इसके लिए परिभाषा कुछ और है। अब थोड़ा सा इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करिए। मान लीजिए आप किसी सड़क पे जा रहे हैं, ठीक है, और उस सड़क पे बहुत ज्यादा ट्रैफिक है, जो गाड़ियां चलती हैं काफी कम कम दूरी पे चलती हैं, तो उनकी सघनता बढ़ गई है, काफी नजदीक नजदीक गाड़ियां चल रही हैं। तो अगर आप उस रास्ते से जाते हैं तो आपकी गाड़ी की स्पीड भी अपने आप कम हो जाएगी, आपको करनी पड़ेगी कम। तो जब आप उस रास्ते पे जा रहे हैं जहां पे गाड़ियों के बीच की दूरी बहुत ही कम है, तो आपको अपना स्पीड क्या करना पड़ रहा है, करना पड़ रहा है। आपकी चाल जो है, आपकी गति जो है घट जाती है। तो वही चीज प्रकाश के साथ भी है। जब प्रकाश किसी सघन माध्यम में जाती है तो अणुओं और परमाणुओं के बीच की दूरी तो बिल्कुल ही नहीं होती है या बहुत ही कम होती है, तो उसकी गति अपने आप घट जाती है। जैसे आप ट्रैफिक वाले रास्ते पे गए हैं तो आपकी गाड़ी की स्पीड घट गई है, सेम वही चीज है। प्रकाश जब सघन माध्यम में गई है तो इसकी भी गति घट गई है। आ रही बात समझ में ना? और जब आप किसी ऐसे सड़क पे जाते हैं जहां पे ट्रैफिक बहुत ही कम होता है, तो उस जैसे हाईवे पे आप जाते हैं, हाईवे पे बहुत कम गाड़ियां जाती हैं, तो दो गाड़ियों के बीच की दूरी बहुत ज्यादा होती है। तो गाड़ियों के बीच की दूरी बहुत ज्यादा है तो आपकी गाड़ी की भी स्पीड अपने आप बढ़ जाती है। तो वही चीज प्रकाश के साथ भी है। जब प्रकाश किसी विरल माध्यम में जाती है जहां दो मतलब अणु और परमाणु के बीच की दूरी बहुत ही ज्यादा है, तो वहां प्रकाश की चाल बढ़ जाती है। आ रही है ना बात समझ में, मैं क्या बताना चाह रही हूं? तो ये है सघन माध्यम और विरल माध्यम। जब प्रकाश सघन माध्यम में जाती है तो उसकी गति घट जाती है, और जब प्रकाश विरल माध्यम में जाती है तो उसकी गति बढ़ जाती है। इतनी बात समझ आ गई? ठीक है, आगे बढ़ा जाए, चलिए।
अब प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम हैं। एक, आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। ये हमारा फिगर है, इस लाइन को हम लोग कहते हैं आपतित किरण। आपतित किरण। इस लाइन को हम लोग कहते हैं अपवर्तित किरण। अपवर्तित किरण, ठीक है। और इसको हम लोग कहते हैं अभिलंब। ये क्या हो गया? अभिलंब। तो प्रकाश के परावर्तन अपवर्तन के दो नियम है। पहला, आपतित किरण पर अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा, आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है, जिसे प्रथम माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। इसे 1μ2। अब यहाँ म्यू क्या है? म्यू जो है पदार्थ का अपवर्तनांक है या उस माध्यम का अपवर्तनांक है। म्यू क्या है? किसी पदार्थ का या किसी माध्यम का अपवर्तनांक है। ये 1 और 2 क्या लिखे गए हैं? माध्यम फर्स्ट, माध्यम सेकंड, माध्यम पहला, माध्यम दूसरा लिखते हैं। 1μ2 बराबर होता है sin i बाई sin r, या आप केवल ये भी लिख सकते हैं म्यू बराबर sin i बाई sin r। इसे ही स्नेल का नियम कहते हैं। प्रकाश के अपवर्तन का जो दूसरा नियम होता है म्यू बराबर sin i बाई sin r, इसे ही हम लोग स्नेल का नियम भी कहते हैं, ठीक है। प्रकाश के अपवर्तन का जो दूसरा नियम है म्यू बराबर sin i बाई sin r, उसी को हम लोग स्नेल का नियम कहते हैं। यदि दोनों माध्यम में प्रकाश की चाल v1 और v2 हो तब sin i बाई sin r किसके बराबर हो जाता है? v1 बाई v2 के बराबर। अगली बात समझ में? प्रकाश का अपवर्तन समझ आ गया, उसके नियम समझ आ गए, तो आगे बढ़ा जाए, ठीक है। चलिए हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश की उत्क्रमणीयता का सिद्धांत। प्रकाश की उत्क्रमणीयता का सिद्धांत क्या है? तो जब कोई भी प्रकाश की किरण अपवर्तन या परावर्तन के पश्चात अपने पथ को पुनः अनुरेखित करते हुए उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, इसे ही या इस घटना को ही प्रकाश की उत्क्रमणीयता का सिद्धांत कहते हैं, ठीक है। जैसे देखिए, जब कोई प्रकाश की किरण परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात उसी पथ को अनुरेखित करते हुए, मतलब उसका रास्ता नहीं चेंज होना है, उसी रास्ते से, जिस रास्ते से आई है उसी रास्ते से पुनः उसी माध्यम में पहुंच जाती है, इस घटना को प्रकाश का उत्क्रमणीयता का सिद्धांत कहते हैं। प्रकाश का परावर्तन पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, लेकिन रास्ता को फॉलो नहीं करता। रास्ता कोई भी हो सकता है, लेकिन इसमें वैसा नहीं है। इसमें क्या है कि रास्ता भी वही होना चाहिए। प्रकाश जिस रास्ते से आती है पुनः उसी रास्ते से वापस जाती है, इस घटना को प्रकाश की उत्क्रमणीयता का सिद्धांत कहते हैं। अब जैसे मान लीजिए यह हमारा कोई अंतरा पृष्ठ है, ठीक है, PQ। इसके ऊपर कोई और माध्यम है, माध्यम 1, नीचे कोई और माध्यम है, माध्यम 2। परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात अगर अपवर्तन हो रहा है तो 2 माध्यम होने चाहिए, माध्यम 1 और माध्यम 2। तो हमने 2 माध्यम लिया है, माध्यम 1 और माध्यम 2। प्रकाश जो है ऐसे आपतित हो रही है, ठीक है। अपवर्तन हो रहा है तो लाइन तो इसकी सीधी ऐसी है, इस तरह। ये हमारा जो है अभिलंब है। अब लाइन सीधी ना जाके ऐसे टेढ़ी हो जाती है, ठीक है। ये प्रकाश का अपवर्तन हुआ इस तरह। हमने क्या किया, यहां पे एक मिरर रख दिया, दर्पण, समतल दर्पण है ये, ठीक है। अब समतल दर्पण का गुण क्या है, या किसी भी दर्पण का गुण क्या है कि जब उस पर प्रकाश आपतित होती है तो उस प्रकाश का क्या करते हैं, आप परावर्तित कर देते हैं उसी माध्यम में। तो ये लाइन, ये प्रकाश की किरण ऐसे आई है, इस दर्पण की वजह से, इसको हम लोग M कहेंगे, इस दर्पण की वजह से प्रकाश पुनः दर्पण से टकराकर उसी रास्ते में वापस चली जाएगी और इस तरह होती हुई फिर से वापस उसी माध्यम में लौट जाएगी। इस घटना को प्रकाश की उत्क्रमणीयता का सिद्धांत कहते हैं।
आगे बात समझ में? यह जो है आपतित किरण है, यह जो है आपका अभिलंब है, ठीक है। परावर्तित किरण है जब यह किरण मिरर से टकराती है, दर्पण से टकराती है, इसका नाम है समतल दर्पण। समतल दर्पण। तो समतल दर्पण क्या करता है, इस प्रकाश को पुनः परावर्तित कर देता है, और प्रकाश परावर्तित होने के बाद पुनः इस माध्यम में आती है अंतरा पृष्ठ पर, इसके बाद पुनः वापस चली जाती है उसी रास्ते में। इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, उत्क्रमणीयता का सिद्धांत कहते हैं। आगे बात समझ में? परावर्तन अलग है, प्रकाश का परावर्तन अलग है, लेकिन यह जो है प्रकाश का उत्क्रमणीयता का सिद्धांत, यह अलग है। तो बात समझ आ गई आपको? आगे बढ़ा जाए। हम लोग ये जानेंगे कि वास्तविक गहराई तथा आभासी गहराई में क्या संबंध होता है। तो पहले तो ये पता चले कि वास्तविक गहराई क्या है और आभासी गहराई क्या है। आप अगर एक शीशे के ग्लास में, उसके बिल्कुल नीचे आपने एक सिक्का रखा हुआ है, शीशे के ग्लास में सिक्का रखा है आपने, और आप बिल्कुल लंबवत उस शीशे में, शीशे के ग्लास में पानी भर दिया हुआ है आपने, ठीक है। जैसे ही आपने सिक्का डाला पानी के अंदर, वो सीधे उसकी पेंदी पे जाके रुकेगा। अगर उसको अभी लंबवत आप सिक्कों को देखेंगे पानी के अंदर, तो पानी के अंदर जो सिक्का है वो कुछ ऊपर उठा हुआ दिखाई पड़ेगा, अपने जो वास्तविक उसकी गहराई है उससे कुछ ऊपर उठा हुआ दिखाई पड़ता है, जिसको हम लोग कहते हैं आभासी गहराई। जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक कांच का बर्तन हमने लिया है, इसमें पूरा पानी भरा हुआ है, ठीक है। इसमें पूरी तरीके से क्या भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है, या कोई भी द्रव कह सकते हैं आप, कोई भी द्रव भरा हुआ है, ठीक है। इसकी जो गहराई है, वास्तविक गहराई, वो d है। हमने इसके बिल्कुल पेंदी में यहाँ पे एक सिक्का रखा है, ठीक है। अगर आप इसको अभी लंबवत ऊपर की ओर से देखना स्टार्ट करेंगे सिक्के को, तो सिक्का यहां ना हो करके यहां पर दिखाई पड़ेगा, ठीक है। सिक्का जो होगा यहां ना दिख करके यहां दिखेगा। तो यहां से इस यहां तक की जो ऊंचाई होगी, इसको हम लोग डी अपरेंट कहते हैं। अपरेंट का मतलब होता है आभासी। सिक्का असल में है वो अपनी जगह पे फिक्स। ये हमारी आंख का एक धोखा है, आंख का एक भ्रम है कि सिक्का हमको ऊपर उठा हुआ दिखाई पड़ रहा है। ऐसा कुछ नहीं होता है, जहां पर सिक्का है वहीं पे रहता है, लेकिन हमको ऐसा महसूस होता है कि सिक्का जो है वो कुछ ऊपर उठा हुआ है। तो इस पूरे हाइट को, पूरी गहराई को डी कहेंगे, और जहां तक सिक्का उठी हुई दिख रही है उसको हम लोग डी अपरेंट कहेंगे। अपरेंट का मतलब होता है आभासी गहराई। अब इन दोनों के बीच क्या संबंध है? तो इन दोनों के बीच का जो संबंध है वो ये, डी अपरेंट इज इक्वल टू डी बाई म्यू। डी आभासी, आभासी गहराई उसको आप कह सकते हैं, आभासी गहराई इज इक्वल टू, डी का मतलब हो गया वास्तविक गहराई, वास्तविक गहराई बाई माध्यम या पदार्थ का अपवर्तनांक। अपवर्तनांक टॉपिक है, ठीक है। और अगर ये सब हुआ क्यों, तो ये सारे के सारे जो हैं प्रकाश के अपवर्तन के कारण हो गए। इसी कारण आपने देखा होगा कि कोई पेंसिल अगर पानी में रखा है, कोई छड़ अगर पानी में रखा है, उसको अभी लंबवत अगर देखा जाता है तो वह छड़ जो होती है या पेंसिल जो होती है, लगता है बीच से मुड़ गया है या टूट गया है। तो ये सारी घटनाएं क्यों घट रही है? प्रकाश के अपवर्तन के कारण। अगर मान लीजिए यहाँ कोई बर्तन है आपके पास और इसमें दो द्रव भरा हुआ है, आधा दूर कोई और द्रव भरा हुआ है और आधा दूर जो है
कोई और द्रव भरा हुआ है। ठीक है, ये पूरी गहराई को हम लोग डी बोलते हैं, पूरा डी हो गया। और यहां से यहां तक जो है इसको हम लोग D1 कहते हैं, और यहां से यहां तक जो है इसको हम लोग D2 कहते हैं। तो जब दो अपवर्तनांक वाले पदार्थ हो या दो द्रव हो, वैसी स्थिति में dF बराबर क्या हो जाता है, D1/μ1 प्लस D2/μ2। तो ये संबंध होता है वास्तविक गहराई और आभासी गहराई में। अब इस पर एक क्वेश्चन करके अगर देख लिया जाए तो और भी अच्छे से आपको समझ आ जाएगा। जैसे देख लीजिए, एक सवाल हम लिखते हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इसी से आधारित रहेगा। एक तालाब की तली में स्थित, एक तालाब की तली में स्थित वस्तु की आभासी गहराई 9 मीटर है। ठीक है, इसकी वास्तविक गहराई ज्ञात करें, इसकी वास्तविक गहराई ज्ञात करें। इस तरह के सवाल आते हैं इससे रिलेटेड। ठीक है, तो देखिए, एक तालाब की तली में स्थित वस्तु की आभासी गहराई 9 मीटर है और इसकी वास्तविक गहराई ज्ञात करें। यदि जल का अपवर्तनांक 4/3 हो। ठीक है, अपवर्तनांक जो होती है ना, यह एक अदिश राशि होती है, इसकी कोई बीमा नहीं होती है, कोई मात्रक नहीं होता है। ठीक है, जल का अपवर्तनांक 4/3 है, तो यही वाला फॉर्मूला हम लोग यूज कर लेंगे, क्योंकि यहाँ तो हमारे पास तालाब है, तालाब में एक ही द्रव भरा हुआ है जल। तो अगर हमारे पास दो द्रव होते तब हम ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं, हमारे पास अभी एक ही द्रव है तो ये वाला। तो इसकी वास्तविक गहराई निकालना है, यानी डी का मान निकालना है हमको। म्यू का मान दिया हुआ है कितना, 4/3, और डी अपरेंट का मान भी दिया हुआ है, मतलब आभासी गहराई 9 मीटर। इस फॉर्मूले पे रख लेते हैं, इसी वाले पे, डी अपरेंट इज इक्वल टू D/μ। ठीक है, डी अपरेंट इज इक्वल टू, डी का मान तो दे ही दिया है, डी अपरेंट का मान 9 दे दिया है, 9 मीटर, और इसका मान हमको निकालना है, म्यू का मान कितना है, 4/3 है। ठीक है, अब हमको निकालना है डी का मान। तो डी बराबर क्या हो जाएगा, ये इस तरह है, तिरछा गुणा कर दीजिए इसको, तिरछा गुणा करेंगे क्या होगा, 9 × 4/3, 3 से 3 बार में ये कट गया, 3 × 4 12 मीटर। आगे बात समझ में, जो तालाब की वास्तविक गहराई होगी वो कितने मीटर के बराबर होगी, 12 मीटर के बराबर होगी, और आभासी गहराई कितनी है, 9 मीटर है। यानी सिक्का 12, कोई भी वस्तु पदार्थ की तली, तालाब की तली यानी 12 मीटर गहराई पे रखी हुई है, तो कितने मीटर की गहराई पे आपको दिखेगी, 9 मीटर की गहराई। तो इस पे आधारित सवाल इस तरह से आते हैं। ठीक है, समझ आ गई बात, आगे चला जाए। चलिए, अब हम लोग एक नए टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे, और जो नया टॉपिक है वो है प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अभी हमने प्रकाश का परावर्तन पढ़ा, फिर अपवर्तन पढ़ा। अपवर्तन के उदाहरण क्या क्या है अभी हमने बताया, जैसे कोई सिक्का पानी में अगर रखा हुआ है तो वो अपने वास्तविक स्थान से ऊपर उठा हुआ दिखाई पड़ता है। उसी तरीके से जब हम लोग आसमान में तारों को देखते हैं तो वो भी अपनी वास्तविक ऊंचाई से कुछ ऊपर दिखाई पड़ते हैं। फिर कोई पेंसिल या कोई छड़ अगर
पानी में रखी हुई है तो वो मुड़ी हुई या टूटी हुई दिखाई प्रतीत होती है, तारे टिमटिमाते हुए दिखाई पड़ते हैं। तो ये कई सारे उदाहरण हैं प्रकाश के अपवर्तन के। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या है और इसके क्या क्या यूज हैं हमारे जीवन में। ठीक है, तो प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन के पहले आपको ये जानना जरूरी है कि क्रांतिक कोण किसे कहते हैं। ठीक है, अब क्रांतिक कोण क्या है, हमने अभी पढ़ा कि जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो वह विलंब से दूर हटती जाती है। ठीक है, तो जब कोई भी प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी तो अविलंब से दूर हटेगी, तो धीरे धीरे जो आपतन कोण का मान है वो बढ़ता जाएगा। ठीक है, अब धीरे धीरे आपतन कोण का मान बढ़ता जाएगा तो परावर्तन कोण का भी मान बढ़ता जाएगा। आपतन कोण का मान इतना ज्यादा बढ़ा दीजिए जिसके लिए अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाए। ठीक है, तो उसी आपतन कोण को, जिसके लिए अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जा रहा है, उसी आपतन कोण को हम लोग क्या कहेंगे, क्रांतिक कोण कहेंगे। ठीक है, वह आपतन कोण जिसके लिए परावर्तन कोण का, अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाता है, उसी आपतन कोण को हम लोग क्रांतिक कोण कहते हैं। उसी बात को यहाँ पे लिखा गया है, लेकिन शर्त यहाँ पे यह है कि प्रकाश हमेशा सघन से विरल माध्यम में ही प्रवेश करना चाहिए। ठीक है, तो चलिए, सघन माध्यम में वह आपतन कोण जिसके सापेक्ष विरल माध्यम में अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री होता है, दोनों माध्यमों के बीच क्रांतिक कोण कहलाता है। इसे थीटा सी द्वारा प्रदर्शित किया जाता है और थीटा सी बराबर होता है साइन इनवर्स 1/μ। हमने अभी बताया कि आपतन कोण का मान धीरे धीरे बढ़ाते जाइए तो अपवर्तन कोण का मान भी धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। आपतन कोण का मान इतना बढ़ा दीजिए कि अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाए, तो उस आपतन कोण के लिए, उस आपतन कोण को जिसके लिए अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाता है, उसी आपतन कोण को हम लोग क्रांतिक कोण कहते हैं और इसे थीटा सी द्वारा प्रदर्शित करते हैं। थीटा सी बराबर साइन इनवर्स 1/μ होता है। इतनी बात क्लियर है? ठीक है, आगे बढ़ा जाए। अब हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अब देखिए यहाँ पे क्या है, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन जो है क्रांतिक कोण पर ही आधारित है। आपतन कोण का मान जब क्रांतिक कोण से अधिक हो जाता है तो प्रकाश की किरणें उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। इस घटना को प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। सिंपल सा डिफिनेशन है। आपतन कोण का मान जब क्रांतिक कोण से अधिक हो जाता है तो वैसी स्थिति में जो प्रकाश की किरण होती है उसी माध्यम में पुनः वापस लौट जाती है। इसी घटना को हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। तो इतनी बात समझ आ गई, आगे बढ़ा जाए। छोटे छोटे डिफिनेशंस हैं लेकिन काफी इंपॉर्टेंट डिफिनेशन है। अब ये जो प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन है, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन है, इसका कहाँ कहाँ यूज है, इसके उदाहरण क्या क्या हैं हमारे जीवन में, वो सारी बातें हमको पढ़नी है। ठीक है, तो आगे बढ़ा जाए। अब हम लोग ये जानेंगे कि जो प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है उसका हमारे जीवन में क्या उपयोग है। तो देखिए, प्रकाश का अपवर्तन का आपने उपयोग पढ़ा, मतलब उसके उदाहरण पढ़े आपने। प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण ही मरीचिका का निर्माण होता है। अब आप कहेंगे मरीचिका क्या है? मरीचिका जो है वास्तविक रूप से यह आंखों का एक भ्रम होता है, आंखों का एक धोखा होता है। ऐसा वास्तविक रूप में होता नहीं है। होता क्या है कि गर्मी के दिनों में जब आप रेगिस्तान में जाते हैं, चारों तरफ बालू ही बालू आपको दिखाई पड़ता है, तो वहां पे क्या होता है कि कोई ऊंची बिल्डिंग होती है या कोई ऊंचा पेड़ होता है या तालाब के किनारे कोई पेड़ होता है, तो वहां उनका जो प्रतिबिंब बनता है ऊंचे पेड़ का या ऊंचे बिल्डिंग का तालाब के अंदर, तो वह जो प्रतिबिंब बनता है उल्टा होता है।
उल्टा दिखाई पड़ता है। हालांकि कोई भी पेड़ या कोई भी बिल्डिंग उल्टा तो होगा नहीं, सीधा रहता है। तो यह हमारी आंखों का एक भ्रम होता है, आंखों का एक धोखा होता है, जिसको हम लोग मरीचिका कहते हैं। और मरीचिका का निर्माण क्यों होता है? मरीचिका का निर्माण इसलिए हो जाता है कि गर्मी के दिनों में जब रेगिस्तान में काफी तेज धूप रहता है, तो ऊपर का जो बालू मतलब जो होता है, या हमारे वायुमंडल का जो नीचे वाला लेयर होता है, पृथ्वी से सटा हुआ जो वायुमंडल होता है, वह काफी गर्म हो जाता है। तो वह विरल माध्यम का काम करने लगता है। और जैसे जैसे हम लोग ऊपर जाते हैं, वायु जो होती है थोड़ी सी ठंडी रहती है नीचे वाले की तुलना में, तो वह सघन माध्यम का काम करने लगता है। इसलिए यहाँ पर प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाता है और यह घटना देखने को मिलती है। उसी तरह से जो बालू होता है रेगिस्तान में, ऊपर वाला बालू जो होता है काफी गर्म होता है, लेकिन अगर थोड़ा नीचे जाएंगे, नीचे का जो लेयर का बालू है वो कम गर्म होता है। तो ऊपर वाला जो बालू होता है गर्म होने के कारण विरल माध्यम का काम करता है, नीचे वाला जो बालू होता है ठंडा होने के कारण सघन माध्यम का काम करता है। और यहाँ पर सघन माध्यम और विरल माध्यम दोनों पाए जा रहे हैं। तो यहाँ पर प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, जिसके कारण किसी वस्तु का प्रतिबिंब हमको उल्टा दिखाई पड़ता है। इसे हम लोग मरीचिका कहते हैं। तो ये तो उसके उदाहरण हो गए। अब हम लोग ये जानेंगे कि जो प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन है, उसका हम लोग अपने जीवन में कैसे यूज करते हैं, कैसे उपयोग करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित दो युक्तियां हैं। एक है पूर्ण परावर्तक प्रिज्म, पूर्ण परावर्तक प्रिज्म इसको कहते हैं। ये कौन नहीं रहता है, प्रिज्म होता है। अब ये पूर्ण आंतरिक परावर्तक प्रिज्म क्या है, और दूसरा है प्रकाशिक तंतु, ये क्या है। ये दोनों ही जो युक्तियां होती हैं, पूर्ण आंतरिक प्रिज्म, पूर्ण परावर्तक प्रिज्म और प्रकाशिक तंतु, दोनों ही युक्तियां प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित होती हैं, उसी पर ये कार्य करते हैं। ठीक है, और इनका काम क्या है? तो पूर्ण परावर्तक प्रिज्म यह एक ऐसी युक्ति होती है जिसकी सहायता से प्रकाश को 90 डिग्री अथवा 180 डिग्री के कोण पर मोड़ा जाता है। बात समझ आ गई? प्रकाश को जो होता है 180 डिग्री या 90 डिग्री के कोण पर मोड़ा जाता है। दूसरा प्रकाशिक तंतु क्या है? प्रकाशिक तंतु एक ऐसी युक्ति होती है जिसके द्वारा प्रकाश की तीव्रता में बिना हानि किए हुए प्रकाश को लंबी दूरी तक प्रेषित किया जाता है। मतलब प्रकाश को पाइप के थ्रू, इसकी आकृति पाइप के आकार की होती है, इस तरह का, ऐसे लाइट टकरा टकरा करके काफी दूर तक चला जाता है। ठीक है, इस तरह का होता है प्रकाशिक तंतु। तो प्रकाशिक तंतु का क्या काम है कि प्रकाशिक तंतु के सहारे हम लोग प्रकाश को काफी लंबी दूरी तक भेज सकते हैं और उसकी तीव्रता में कोई हानि नहीं की जाएगी, कोई हानि नहीं होगी। ठीक है, अब इस प्रकाशिक तंतु का क्या उपयोग है? पहला, सजावट में। आपने देखा होगा शादी ब्याह में जो सजावट के लिए लाइट का प्रयोग किया जाता है, उसमें काफी लंबे लंबे पाइप यूज होते हैं और उसमें प्रकाश दिखता है आपको, तो वो और कुछ नहीं, प्रकाशिक तंतु है। दूसरी चीज जो होती है चिकित्सा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में एंडोस्कोपी में किया जाता है। अब ये एंडोस्कोपी क्या है? जब आपके शरीर के अंदर कोई आंतरिक दिक्कत होती है, अंदर से कोई प्रॉब्लम होती है जो समझ में नहीं आता है, तो वैसे सिचुएशन में एक पाइप को मुंह के थ्रू आपके पेट में भेजा जाता है। ठीक है, और उस पाइप के अंदर प्रकाश को भेजा जाता है, और एक दूसरी पाइप होती है जिसके सहारे वह प्रकाश जो होता है बाहर आता है। मतलब दो पाइप्स होते हैं पतले पतले, दोनों को आपके मुंह के सहारे आपके पेट में डाल दिया जाता है और उसके सहारे प्रकाश को भेजा जाता है आपके पेट के अंदर, और दूसरा जो पाइप लगा होता है उसकी सहायता से प्रकाश बाहर आता है। तो जब प्रकाश अंदर जाता है तो आंतरिक जो भी हमारे पेट के अंदर जो भी आंतरिक चीजें होती हैं उसका वो साफ साफ प्रतिबिंब
दिखाई पड़ता है, जो हमारा कंप्यूटर स्क्रीन होता है उसके ऊपर। तो इससे क्या होता है कि डॉक्टर्स जो होते हैं ये पता लगा लेते हैं कि हमारे पेट के अंदर जो है क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है, और उसका आसानी से इलाज किया जा सकता है। तो ये था प्रकाशिक तंतु का हमारे जीवन में उपयोग। और चाहे वो प्रकाशिक तंतु हो, चाहे वो पूर्ण परावर्तक प्रिज्म हो, दोनों ही किस पर आधारित होते हैं? प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित होते हैं। आगे बात समझ में